दिल्ली से शुरू होकर प्रयागराज, मालदा, चरखी दादरी, गाजियाबाद, मेरठ होते हुए भारत का पास यात्रा आज आप पहुंची है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक पर। नवंबर का महीना है, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है और दिन जो है वो चढ़ रहा है, दोपहर की तरफ बढ़ रहे हैं और हम आए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नोएडा के गिजौर या फिर गिजौड़ गांव में। और हम यहाँ आए क्यों हैं? हम यहाँ पर आए हैं एक ऐसे एस्पिरेंट से मिलने जिनको अब सरकारी नौकरी मिल चुकी है, जिनका एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन हो चुका है। सफलता गांव या शहर नहीं देखती है, सफलता सुविधा या असुविधा नहीं देखती है। सफलता देखती है आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी जिद हार ना मानने की। और आज हम आपको ऐसे ही एस्पिरेंट से मिलवाने वाले हैं इस जगह पर जिन्होंने अपनी मेहनत लगन से एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम निकाला। तो आइए चलते हैं, मिलवाते हैं आपको ऐसे ही एस्पिरेंट से जिनका नाम है आर्यन। आइए आप मेरे साथ। तो देखिए, हम आ चुके हैं आर्यन जी के रूम पर, जिनका हाल ही में एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस रूम से, तो ये दर्शाता है कि मेहनत जो है वो आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। तो आर्यन जी इस रूम से निकलकर एसएससी सीपीओ में सिलेक्ट हुए। आर्यन जी आप आइए भाई, आपका दिन है, आपकी सफलता है, एक बार आप भी आइए। तो आर्यन जी, मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, बहुत से लोग जो है वो रीज़न देते हैं सरकारी नौकरी पीछे या मोटिवेशन देते हैं, उन्हें इस जगह से निकलना है या इस गाँव से निकलना है या ये करना वो करना। आपके मन में आता था इस कमरे से निकलना है अब तो? हाँ, ये हमेशा जो है वो हर स्टूडेंट के मन में ये रहता है ना कि मतलब बेहतर करना है। और कहीं कहीं आपको ऐसा होता है ना कि आप नए लोकेशन पे जब शिफ्ट होते हो तो वो चीज़ आपको लगती है कि नहीं, यहाँ से जो है वो कहीं बेहतर चले जाए या फिर अपने होम पोस्टिंग लोकेशन में कहीं मिल जाए या आसपास में घर के पास नौकरी लग जाए। तो वो सबके मन में ऐसा होता है, लेकिन कुछ ही लोग जो है वो मुकाम इसलिए हासिल कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डेडिकेशन होता है। अब जैसे जब नए लोकेशन पे हम शिफ्ट होते हैं तो अगर आप उसमें एडजस्ट हो गए तब तो फिर आपको वहां से जाने का मन ही नहीं करेगा, और एक बार मन नहीं किया तो फिर आप ना मेहनत कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। लेकिन जब मेरी जॉब सबसे पहले सीजीएल में लगी थी, टैक्स असिस्टेंट, जो मैं केरल में पोस्टेड था, तो वहाँ का मुझे ना खाना पसंद आया ना पानी पसंद आया। और वहाँ के लोग जो है ना वो मलयालम बोलते थे और इंग्लिश, हिंदी वहाँ अलाउड मतलब बोलते ही नहीं थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने 4 महीने की एक्सटेंशन ली। तो फिर मैंने बोला कि वो उसमें लिखा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है घर में, तो फिर मैं 4 महीने बाद ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। तो मुझे एक्सटेंशन अप्रूव हुआ, उसके बाद मैंने घर पे रहकर मेहनत करी। अभी आपके साथ बैठ के बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जब आपसे पिछली बार मेरी बात हुई थी थोड़ी सी, एग्जाम के नाम बताइए, कौन कौन से एग्जाम निकाले आपने अभी तक? मैं इस साल एमटीएस में सिलेक्ट हुआ, एसएससी एमटीएस, फिर एसएससी सीएचएसएल में, फिर एसएससी सीजीएल में, फिर एसएससी सीपीओ में और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर। अभी रुकने का मन है या और कोई भी लिस्ट में है? नहीं, अब तो मैं स्टेट गवर्नमेंट का ही प्रिपरेशन करूंगा, जो भी बीपीएससी यूपीएससी अगर हो सके तो उसके बाद बस वही लास्ट डेट। स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्जाम पे आएंगे, पहले एक बार बैठ के बात करते हैं। इस जमीन पे बैठ के ना आर्यन जी, वो कॉलेज वाले दिन याद आ गई। जब एक रूम में हम लोगों के 4-4 5-5 लोगों के बिस्तर एक साथ लगे होते थे। वो दिन ही अलग होते। थोड़ा कभी कभी दूसरों को लगता होगा ना कि भाई सामने वाला बहुत संघर्ष में, स्ट्रगल में, लेकिन हमें इसकी आदत पड़ जाती है। जब ये छूटेगा ना तब इसकी याद आती है। लोगों को दूसरा जो आएगा उसको लगेगा कि भाई स्ट्रगल है, एक बिस्तर हो जाए, एक ये हो जाए, कूलर लग जाए, लेकिन जो इसका मजा, जो इसकी आदत है, वो अलग ही। वो आज से 4-5 साल बाद याद आएगी जब आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। आप बात कर रहे थे कि आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करेंगे और फिर आपने लोकेशन की बात करी। आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, बिहार से। तो पहले से पटना में या बिहार और यूपी में खास करके मैंने एक चीज़ देखी है कि वो लोग स्टेट एग्जाम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, बिहार पुलिस हो गया। तो आपने पहले सेंटर पे आने की कोशिश की, पर आपने सोचा कि पहले बिहार का देखते हैं? मैंने सेंट्रल में ही आने का कोशिश किया, क्योंकि जैसे मेरा टारगेट ये था ना कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ हमेशा रेगुलर इंटरवल पे ना वैकेंसीज आती हैं ना टाइम पे एग्जाम होता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कितना भी बहुत अच्छा स्टूडेंट रहूँगा, ब्रिलियंट, तो मेरी तैयारी जो है वो हमेशा के लिए लास्ट लॉन्ग नहीं करेगी। वो कुछ समय के लिए ही होती है। अगर आप अपने पीक पे रहोगे तो वो 1 साल 2 साल तक ही वो तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है कि टाइम टू टाइम वैकेंसीज भी आती है, एग्जाम भी होते हैं और रिजल्ट भी आता है। आपने देखा होगा कि एसएससी की वैकेंसी जो है वो 1 साल में हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में ले लो, स्पेशली हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ भी बिहार एसएससी का एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम होता है, तो आप मान के चलो कि वो वैकेंसी फाइनल होने में, पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो उसे फाइनल होने में 8 साल लग गए थे। और इस बार फिर वैकेंसी आई है
तो 1 साल पहले भरा गया, तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है कब एग्जाम होगा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सेंट्रल पे फोकस किया। अच्छा, जो एस्पिरेंट होते हैं उनका ये होता है भाई एक सरकारी नौकरी लग जाए, जीवन स्थिर हो जाएगा, जॉब सिक्योर हो जाएगी, करियर सिक्योर हो जाएगा। आपका पहला सबसे पहला एग्जाम कौन सा निकला था आपका? सबसे पहले मेरा जो है वो CHSL ही निकला था। CHSL निकला, एक अच्छा खासा एग्जाम होता है CHSL, प्रॉपर आपको मंत्रालय में कहीं पोस्टिंग मिलती है, सैलरी वगैरह भी स्टार्टिंग में ठीक ठाक रहती है। उसके बाद यही लगा कि आप रुक जाते हैं, भाई सरकारी नौकरी तो मिल ही गई है, इतने 4-4 5-5 एग्जाम? नहीं, तो देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना। कुछ होते हैं कि जैसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, लेकिन ना मेरा ड्रीम जॉब ये नहीं था। मैंने जब तैयारी शुरू करी थी तो मैंने सोचा था कि मुझे जो है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, CGL से सिलेक्ट होके, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं हो पाया, तो मेरी जॉब इसमें लगी। फिर मैं टैक्स असिस्टेंट बना, फिर जो है वो मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम लेवल 6 की तो जॉब होनी चाहिए, तो फिर मैंने जो है वो CPO और RPF SI की तैयारी शुरू करी। अच्छा, हाँ। आपने बताया कि आप केरला में गए थे, हाँ, तो CGL में जब आप टैक्स असिस्टेंट में गए, कितने टाइम रहे होंगे आप? मैं वहाँ जब DV के टाइम गया ना, तो मैं 3 दिन वहाँ रहा था, स्पेशली कि 3 दिन मैं रहकर देखता हूँ कि मैं यहाँ एडजस्ट कर पाता हूँ या नहीं। तो मुझे वो लोकेशन ठीक लगा नहीं, मेरे सूटेबल नहीं था। तो वहाँ से मतलब CGL की जॉब से निकलने का मेन रीजन लोकेशन था, जॉब से कोई दिक्कत नहीं थी आपको? जॉब प्रोफाइल सही रही, लेकिन वही लोकेशन, खाने पीने की दिक्कत बस। अच्छा, तैयारी आपने कब शुरू करी थी? घर से ही शुरू कर दी थी या फिर ये सोचा कि भाई सरकारी नौकरी तैयारी करनी है तो घर छोड़ना पड़ेगा? नहीं, मैं तो तैयारी जो है वो घर से ही मैंने शुरू करी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करी। उसमें टेक्स्ट बुक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, स्पेशली जो है वो मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट को लेके बहुत सारी लोगों में कंफ्यूजन रहते हैं, खास करके एस्पिरेंट्स में। वो समझ नहीं पाते, मॉक टेस्ट लगाएं, सिलेबस कंप्लीट कर लें, पहले रट्टा मार लें, किताबें ले लें, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। और मॉक टेस्ट भी वो बच्चे क्या बोलते हैं कि मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा रहता है, या फिर एग्जाम देने जाते हैं तो जो मॉक टेस्ट में 80 स्कोर होता है एग्जाम में 60 ही रह जाता है। या फिर बहुत से एस्पिरेंट ऐसे भी मुझे मिले हैं जो बोल रहे हैं कि 3 साल से मॉक लगा रहे हैं, स्कोर 60 से 62 हो जाता है, लेकिन 60 से 80 नहीं पहुंच रहा है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि मॉक टेस्ट में अगर आपको नंबर बढ़ाने तो सबसे बेसिक तरीका यही है ना कि आपने जो गलतियां करी, आप उसको ये चीज देखो ना कि वो गलतियां आपसे दोबारा ना हो। जैसे कुछ क्वेश्चन होते थे, जैसे मैथ्स में मेरे क्वेश्चन होते थे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो वो मैंने देखा कि मैंने 2-3 मॉक टेस्ट लगाए, वो चीजें बार बार गलत हो रही थी, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, एक बार रिवाइज किया, एनालिसिस किया। फिर मैंने देखा कि जब मैंने 1 महीने बाद फिर उस क्वेश्चन को बनाने गया, मैं बीच में मैंने रिवाइज नहीं किया, तो फिर वो मुझसे नहीं बन रहा था। तो मैंने वो मतलब बार बार प्रैक्टिस करी, तब जाके वो चीज़ सही हुआ। और वैसे ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ मेरे क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे थे। मतलब इस बार एनालिसिस कर लो, बच्चे क्या करते हैं, या मैंने भी शुरू में क्या गलतियाँ करी, जैसे मॉक टेस्ट लगाया, आज एनालिसिस कर दिया, बस काम खत्म, दोबारा उसको नहीं देखेंगे। लेकिन मैंने फिर क्या किया, मैंने ये सोचा, मैंने ये परखा कि हाँ, ये एनालिसिस आज जितना ज़रूरी है, ये 1 महीने बाद फिर से एनालिसिस इसका दोबारा करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, यानी रिवीजन के ऊपर रिवीजन। मतलब बहुत से एस्पिरेंट क्या है, उनसे अगर किसी ने बोल दिया ना कि भाई इतने मॉक लगाने हैं, तो एक खत्म करो दूसरा लगाओ, दूसरा खत्म करो तीसरा लगाओ, ये नहीं देखना कि हुआ क्या। हाँ, तो वही एनालिसिस सबसे बड़ी चीज है। सोशल मीडिया पे बहुत रील चलते हैं, कैसा होता है एस्पिरेंट का घर, कैसा होता है एस्पिरेंट का कमरा। अब आपका कमरा दिखाते हैं पहले तो क्या क्या है आपके कमरे में, सफलता के कौन कौन से राज छुपा रखे हैं आपने। तो आर्यन जी, स्टूडेंट होते हैं ना कि भाई उनका स्टडी रूम है, बिल्कुल सजा हुआ है, बुक शेल्फ होगी। आप अपना स्टडी रूम दिखाइए जहां से आपको CPO और 5 एग्जाम निकले, सॉरी CPO नहीं, सिर्फ 5 एग्जाम आपने निकाले हैं। मुझे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बैग दिख रहे हैं। हाँ, तो अभी बेसिकली तो मेरे पास 2 ही बुक हैं। बाकी अभी जैसे जब पहली बार मैं शिफ्ट हुआ था ना, तो मैं सारी बुक्स लेकर आया था। फिर मैं घर गया तो मुझे यहाँ से जॉब छोड़कर जानी भी थी, तो इसलिए मैंने पहले बुक्स को जो है वो, जब मैं घर गया तो सारी बुक्स जो है वो घर पे ही रख दी। अच्छा, ये बुक मैं देख रहा हूँ तो इसमें आपने कुछ कुछ लिख भी रखा है, आपने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, ये क्या चीज़ है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे ये होता है ना कि नोट्स पहले आप बनाते हो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं कि नहीं मुझे अपना नोट्स बनाना है, लेकिन मेरा ये सोच था कि ये जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, अगर ये बुक आपके पास है तो इसमें नोट्स बनाने की आपकी जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, और जब मैंने बैच लेकर इसकी स्टडी करी तो जो जो चीज इसमें नहीं मेंशन थी उसको मैंने ऊपर पेन से लिखा है। अच्छा, मतलब जो बुक में नहीं है उसको भी आप लिख रहे हो? उसको पेन से लिखा है हमने। तो भाई पहला सीक्रेट तो ये है, जो किताब में नहीं मिल रहा उसको खुद किताब में लिख दो। हाँ, और ये कुछ है, ये तो भारत सरकार का कुछ दिख रहा है मुझे। इसमें ये वही पेपर था। अच्छा,
ये नोट्स वगैरह हैं क्या? हाँ ये नोट्स हैं, ये सिलेबस है और ये बाकी जो है वो हमारे बिहार मैप वगैरह हैं। मतलब जो नोट्स आप बनाते हो या बुक में ही देखते हो, उसमें आप अपना भी चीज़ें ऐड करते रहते हो। अच्छा, तो इनको फिर मतलब रिवाइज करना पड़ता है, याद करता है कैसे? मतलब आपने नोट्स बना लिए या नोट्स आपको मिल गए, फिर क्या करते हैं आप? नोट्स सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आप नोट्स बनाओ या ना बनाओ, लेकिन जो भी चीज आपने अपने लाइफ में लाया, चाहे वो नोट्स प्रिंटेड हो या किसी और के नोट्स, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब पहली बार उन चीजों को पढ़ोगे ना तो लगेगा कि अरे मुझे सब कुछ आती है। जब दूसरी बार उसको पढ़ोगे तो फिर लगेगा कि नहीं ये चीज तो छूट रही थी। फिर तीसरी बार करोगे तो लगेगा कि अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने से यही फायदा होता है कि एक चीज जो है ना, अब एक स्टडी मटेरियल है उस पर आप स्टिक करोगे तो बुक आपको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है। एक बुक पे आप स्टिक करो, उसके सारे कंटेंट लेकिन आपके दिमाग में होने चाहिए, सारे जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, किताब कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिस है। पीछे मुझे आपका किचन भी दिख रहा है, खाना वाना बना लेते हैं? हाँ खाना बना लेता हूँ, अभी नया ही सीखा हूँ। अच्छा, हाँ। क्या क्या बना लेते हैं? मैं तो जानता हूँ भाई, जितने मेरे बिहारी दोस्त हैं कॉलेज में भी थे जो बिहार से आते हैं, उनको तो मतलब अच्छा खासा कुकिंग आती है भाई। नहीं तो मैं जब तक घर में रहा ना तब तक तो मैं आपको ये बताता हूँ, मैं पानी भी खुद नहीं लेकर पीता था। मुझे जो है पानी भी जो है बच्चे ला कर देते थे या फिर जो घर में बहन लोग हैं ना वो देते थे। तो मैंने कभी किचन में कुछ किया नहीं, लेकिन यहाँ आकर करना पड़ता। घर से दूर आके पता लगा घर की कीमत। हाँ। सही है। चाय वाय का शौक रखते हैं? नहीं चाय नहीं पीता हूँ। अरे एस्पेंट, चाय वाय फिर रात में कैसे जागते थे? देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, मेरा स्टडी रूटीन यही था ना कि जब मैं सुबह उठता था तो मैं 6 बजे तक लाइब्रेरी चला जाता था। फिर 4-5 घंटे वहाँ पढ़ाई करी, उसके बाद मैं घर आता था खाना खाने के लिए, खाना खाया, फिर जो है वही घंटे में चला गया। और उसके बाद जब मैं 2 बजे के आसपास फिर वापस से लाइब्रेरी पहुंचा तो 10 बजे रात को आता था। इसलिए मैंने कितने दिन जो है वो पिताजी से बातें भी सुनी कि तुम्हें और सुबह नहीं आया जाता है, ऐसे वैसे जो है वो, लेकिन जो है अब कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, यहाँ आप रहते हैं, यहाँ पे आसपास एरिया कैसा है? मतलब मुझे अभी मैं आया तो मुझे थोड़ा क्राउडेड भी लगा, स्कूल से बच्चे आ रहे थे। तो एरिया कैसा है ये? मतलब ये एरिया बिल्कुल सही है, रहने लायक है। हम हमारे लोकेलिटी के मतलब बिहार के हैं ना, बहुत सारे लोग इधर रहते हैं। वो मुझे भी, मैंने आपसे पूछा भी था स्टार्टिंग में कि मुझे ऐसा लग रहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तैयारी वगैरह कर रहे होंगे यहाँ पे। चलिए और बातें करेंगे, और कहीं चले? हम आपके कमरे के बाहर खड़े हैं, हम सोच रहे थे यहाँ पे कुछ आपको पार्क वार्क दिखेगा, क्योंकि आप भाई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी करी। ये फिजिकल की तैयारी कैसे करते थे आप? फिजिकल की तैयारी मैंने घर पे एकेडमी ज्वाइन करी थी, ठीक है। पास में ही एक स्टेडियम थी छोटी मोटी, है ना, तो वहाँ पे रेलवे की ही स्टेडियम थी, तो वहाँ एक टीचर थे, वो तैयारी करवाते थे फिजिकल की। अच्छा। हाँ। और जब यहाँ पर आप आ गए तो यहाँ पे आके बंद कर दिया, कहीं दौड़ वौड़ लगाने जाते थे? जैसे वहाँ फिजिकल तो जब मैं घर पे ही था ना तभी फिजिकल कंप्लीट हो चुका था, मेंस सब कंप्लीट हो चुका था, बस मेडिकल और डीवी बची थी। सीपीओ की जो मेडिकल और डीवी बची थी, बाकी प्रोसेस मैं घर पे था तभी कंप्लीट हो चुका था। मेडिकल में फेल होने के चांसेस क्या रहते हैं? मेडिकल में फेल होने के चांसेस जैसे अंडरवेट हो गया, ओवरवेट, सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गई है कॉमन। फिर जो है वो हाइट हो गई, है ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि जैसे नोटिफिकेशन को पढ़ते नहीं है, फॉर्म भरते टाइम मेहनत कर ली, वो प्री में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, मेंस में हो जाते हैं, फिजिकल में भी हो जाते हैं, और जाकर वो इसमें छट जाते हैं मेडिकल के टाइम पे या फिर फिजिकल जो भी है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ एक हाइट हो गई, अंडरवेट, फिर हाइड्रोसेल वगैरह, वेरिकोसेल ये हो गया, वेरिकोज वेन, और आई साइट। सबसे बड़ी चीज़ आई साइट कि अगर आपकी साइट कमज़ोर है तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर अंडरवेट की बात करिए, मान लो किसी के वजन 100-200 ग्राम भी कम है, बाहर कर देते, या फिर कुछ देते हैं कि भाई 10-15 दिन, ऐसा कुछ? वो डिपेंड करता है ना कि डॉक्टर्स कैसे हैं। जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि वो फिजिकल में आपका वेट कुछ और होगा, उस समय मान लो कि आप सही कैटेगरी में आते हो, ना आप अंडरवेट हो ना ओवरवेट हो, तो और मेडिकल के टाइम पे आपका ऊपर नीचे हो गया, तो कोई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि वो फिजिकल वाला ही रेकमेंड कर देते हैं कि यार चलो कोई नहीं, उस समय वो कैंडिडेट था फिट, अभी फिट नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि मेडिकल के टाइम पे वो चेकअप करते हैं, अगर आप अंडरवेट ओवरवेट हुए तो फिर बाहर। थोड़ा बहुत डॉक्टर के मूड पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर कैसे। हाँ बिल्कुल, मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे जाननी थी कि आपने 5 एग्ज़ाम निकाले, एग्ज़ाम आपका एक निकला, अब उस दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे, मतलब नौकरी के साथ साथ तैयारी कैसे हो पाती है? सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि फोकस आप एक ही रखो।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीपीओ भी ये करूँगा, ना आरपीएफ एसआई की ये करूँगा, एमटीएस सीएचएस मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मैंने तैयारी शुरू करी तो मैंने सीजीएल को ही सोच कर तैयारी शुरू करी थी, मुझे सीजीएल ही क्रैक करना है। और जिसकी मैंने तैयारी ये सोच कर करी तो उसमें रैंक उतने अच्छे नहीं आए, जिसकी तैयारी नहीं सोची उसमें रैंक बढ़िया बढ़िया है। वही है और क्या। एक चीज़ और बताइए, जॉइनिंग लेटर कैसे आता है, क्या होता है जॉइनिंग लेटर में? जॉइनिंग लेटर में ये होता है कि एक कॉपी मेल से आती है और कुछ दिनों के बाद जो है ना वो एक बाई पोस्ट भी आती है। अच्छा, क्या लिखा होता है उसमें? ज्वाइनिंग लेटर में पहले तो आपका नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, उसके बाद नीचे सब्जेक्ट लिखा होता है कि ज्वाइनिंग ऑफ सर्विसेज, और उसके नीचे फिर लिखा होता है कि सर मैम आपका जो है वो इस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, ये ग्रेड पे है और इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन मतलब अलावेंसेस को मिलाकर आपको ये चीज़ मिलेंगे अलावेंसेस, और ये टर्म्स कंडीशन है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उस दौरान अगर आप अनफिट पाए जाते हैं कि हाँ आप इस ड्यूटी को करने में असमर्थ है तो फिर आपको टर्मिनेट किया जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि आपने सीजीएल की पोस्ट ज्वाइन करी थी, हाँ सीजीएल में अभी आप ऑलरेडी थे, ठीक है। प्रोविजन पीरियड आपका कहीं पर पूरा हुआ? नहीं, प्रोबेशन कहीं नहीं कंप्लीट। प्रोविजन पीरियड में बेसिकली क्या होता है? जैसे प्रोबेशन पीरियड में ये होता है ना कि 2 इयर्स का टेम्पररी पीरियड होता है, तो उसमें आप क्या होता है कि आपको सैलरीज मिलती हैं, सब कुछ मिलते हैं, लेकिन ये होता है ना कि जैसे प्राइवेट कंपनी में कैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं, काम पसंद नहीं आया तो हाँ कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। तो वो भी प्रोसेस मतलब इतना आसान नहीं है। अगर मतलब मान के चलो कि आपको जिस पोस्ट के लिए लिया, जैसे एलडीसी के पोस्ट के लिए लिया, आपको टाइपिंग से रिलेटेड तो काम आने ही चाहिए। तो अगर मान लो कि आप जो है वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो वो बार बार आपको सिखाएंगे, चीज़ों को सिखाएंगे। उसके बाद भी अगर बहुत समझाने के बाद भी, बहुत सिखाने के बाद भी अगर आप काम करने में असमर्थ होते हैं तब बहुत रेयरली कोई टर्मिनेट हो। मतलब बहुत, अगर आप बिल्कुल ही कामचोर हो जाओ तो बात अलग है, वरना ऐसा कुछ होता नहीं टर्मिनेट वगैरह, बस सिखाया जाता है, गलतियां उनको सुधारा जाता है। अगर आप बिल्कुल ही उस पर आगे मुझे करना ही नहीं है, अब तो नौकरी लग गई है तो टर्मिनेट होते हैं, तब टर्मिनेट हो सकते हैं बिल्कुल। या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं जैसे ब्राइबरी या फिर कुछ भी है ना, आप रूल तोड़ते हो तो उसके अब वो तो आप प्रोविजन के बाद भी करोगे तब भी जाओगे आप तो प्रोबेशन के बाद जैसे चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं, बिल्कुल समझो ना कि मतलब एक्सट्रीम हो जाती हैं कि अगर कोई निकालना भी चाहे ना तो उसके लिए बहुत रूल्स लंबा प्रोसेस। हाँ। ये तो मैंने खुद, क्योंकि मेरे फादर जो है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, तो यही बोलते हैं कि सरकारी नौकरी में आने के बाद निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जैसे है ना कि शुरू के 2 साल में अगर आपको ये होना होगा ना तो कर देंगे बहुत आसानी से। शुरू के प्रोबेशन पीरियड में निकालना बहुत आसान। उसका मतलब ही होता है अगर आपका काम पसंद नहीं आ रहा तो आपको टाटा बाय बाय। हाँ, तो वो चीज़ है। और भी बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी सी आपके घर की बातें करेंगे, सोशल मीडिया की बातें करेंगे। हम वीडियो बना रहे हो, आपसे सोशल मीडिया की बातें भी करेंगे। आइए चलते हैं एक बार फिर से आपके रूम पे ही। आर्यन जी, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फ़ोन का दौर है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मोबाइल फ़ोन नहीं हो तो ज़िंदगी की कल्पना करना आज के समय में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर दौर में आप खुद टेस्ट सीरीज लगाते थे मोबाइल पर ही, लेकिन 80-90% स्टूडेंट या जो भी यूथ है वो मोबाइल का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, उसके घंटों निकल जाते हैं बिना मतलब का कंटेंट या रील्स देखने में। आप कैसे मैनेज करते थे? आप तो घर से दूर है, मन बहलाने का साधन भी जो है एक मोबाइल होता है, कभी गाना सुन लिया, कभी कुछ देख लिया, आप कैसे मैनेज करते थे? सबसे पहले अपने मोबाइल से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे क्या है कि सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग करने वाली चीज़ें हैं, तो उसको पहले मैं डिलीट करके रखता था, ठीक है। फिर यूट्यूब पे क्या है ना कि मैं बस काम की चीज़ें ही खोलता था, जैसे करंट अफेयर्स देखना हो या फिर कोई भी चीज़ जैसे स्टैटिक जीके का कुछ टॉपिक क्लियर करना हो। और उसके अलावा मैं स्टडी ऐप्स रखता था, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, मॉक टेस्ट लगाने के लिए। सबसे बेहतर यही है कि अगर आप, ऐसा है ना कि टेक्स्ट बुक में एक चीज़ फ़ायदा है कि आप अगर मान लो कि आपके पास बुक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप टेक्स्ट बुक के अगर अपने पास या पास प्रो कुछ ले रखा है तो आप उसमें कंटेंट भी पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। आप अपने फ्री टाइम में, चाहे आप ट्रेन में रहो, कहीं भी रहो, आप वो काम करके यूटिलाइज कर सकते हो। और इंस्टाग्राम आज के दौर पे समय वेस्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है। अच्छा, ये बताइए कि जॉब की जब तैयारी करे जा रहे थे, या बोलो कि जॉब पे जॉब स्विच करे जा रहे थे, घर पे कुछ बोलते नहीं थे पिताजी वगैरह कि भाई अब तो रुक जाओ, कितनी जॉब बदलोगे? नहीं, घर वालों ने सपोर्ट हमेशा किया। हाँ, आस पड़ोस वाले बहुत बोलते थे। जैसे जब मेरी 4 लोग, हाँ, जब मेरी जॉब लगी थी CHSL और CGL में, तो उसके बाद भी मैं लाइब्रेरी जाता था, क्योंकि मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी नहीं थी। तो मैंने ये सोचा कि कम से कम इससे बेहतर जॉब लगे। तो जब मैं रात को 10 बजे पढ़ के आता था ना, तो जैसे हमारे ही ग्रुप के जो लोग हैं
तो वो बैठे रहते थे और वो अपने में बात करते थे ना कि अरे अब कितनी जॉब लेगा जो है वो, या क्या ही करेगा जो है वो इतना लेके। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इनका काम है बोलना, हमारा काम है करना, है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आपके सक्सेस में जो है ना आपके फैमिली के साथ साथ जो है वो आपको जो ताना मारते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा ये बताइए कि भाई पढ़ाई वढ़ाई तो हो ही, एक कितना पढ़ लेते थे? अच्छा रूटीन बताइए पहले अपना, पूरा दिन का रूटीन एक एस्पिरेंट के तौर पे। मैंने ऑन एन एवरेज 10-12 घंटे तो पढ़ाई करी है। 10-12 हाँ, घंटे? 10-12 घंटे पढ़ाई करी। कैसे ये चक्र शुरू होता था? सुबह 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे? जब मैं सबसे पहले जो है वो घर से निकलता था, लाइब्रेरी पहुंचता था ना, तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू, क्योंकि इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज है एसएससी के हर एक एग्जाम में। तो एस्पिरेंट्स क्या सोचते हैं कि वोकेबलरी याद कर लेंगे, ग्रामर के रूल्स ये कर लेंगे, लेकिन जब तक आप ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे ना, आपका कॉम्प्रिहेंशन ना सही होगा, ना क्लोज से सही होगा, ना ये पैराग्राफ जो भी है ना, कुछ भी नहीं सही होगा। और सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है उसका, अगर आप न्यूज़पेपर ये करोगे तो आपकी वोकेबलरी भी सही हो जाएगी, ग्रामर भी जो है वो ढंग से समझ में आएगा, आप जो है वो चीज़ों को बेहतर ढंग से ये कर पाओगे। ये बात ये तो एक बात हो गई। आपने शुरू में एक चीज़ मुझे बोली थी कि आप पढ़ाते भी थे। किसको पढ़ाते थे आप? जैसे पास में ही जो है ना एक बच्चा था क्लास 9th का, और एक जो है वो उसकी बहन थी, वो क्लास 5 में पढ़ती थी। तो ऐसा भी था ना कि जब मैंने पढ़ाना छोड़ा तो जैसे घर वाले बोलते थे कि अरे तुम कैसी तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा जॉब नहीं लग रहा है, प्री निकालने से कुछ नहीं होता। मतलब भैया लोग स्पेशली बोलते थे, ऐसे होता है ना टॉन्ट कि प्री निकालते हो, मेंस भी निकालना पड़ता है, सिलेक्शन भी लेना पड़ता है, केवल प्री निकालने से कुछ नहीं होता। तो मैंने गुस्से में पढ़ाना छोड़ दिया। तो घर वाले बोलते थे कि कोई नहीं पढ़ाना है, कोई बात नहीं है, तो लेकिन इधर उधर टाइम वेस्ट करते हुए तुम मुझे नहीं दिखने चाहिए। तो उसको मैंने चलो कोई नहीं, वो बढ़िया रहा। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, दिन भर मैं लाइब्रेरी में रहता था, गांव में किसी से कोई मतलब नहीं। उसके बाद मैं सुबह निकलता था और फिर रात में आता था। प्री और मेंस से एक सवाल मेरे मन में और आया है, जो नया एस्पिरेंट होता है तो पहली बार तैयारी करने बैठा है, पहली बार फॉर्म भर रहा है, वो बेचारा इस चीज़ को लेके इतना कंफ्यूज होता है, वो दोनों तैयारी शुरू, प्री की भी कर देगा, मेंस की कर देगा और शाम को दौड़ने भी चला जाएगा। और होता क्या था, प्री में उसके 50% नंबर आ गए, आधा प्री हुआ आधा मेंस हुआ, प्री निकले नहीं, मेंस तक पहुंचोगे कैसे? तो सबसे पहले चीज़ ये होती है ना कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि नहीं नोटिफिकेशन आ जाएगी या एग्ज़ाम डेट आ जाएगा उसको तब हम तैयारी शुरू करें। नहीं, आप जो है वो तैयारी अपनी अभी से शुरू करके रखो। जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक जो है वो जितने बच्चे मान लो कि नोटिफिकेशन के डेट से तैयारी शुरू करोगे और आप पहले से शुरू करो तो आप उनसे कहीं आगे हो जाओगे, है ना। तो नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी तैयारी प्री की शुरू कर दो, और ऐसा एक समय के बाद जो है वो जैसे जैसे प्री का एग्जाम मतलब नज़दीक आएगा, आप मॉक लगाओगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं इस बार मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप मेंस की तैयारी भी कर सकते हो। चलो पढ़ाई लिखाई की बातें बहुत हुई, थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं। पहली सरकारी नौकरी आपकी कब लगी थी? मेरी पहली सरकारी नौकरी जो है वो ये अप्रैल में लगी थी। अप्रैल में लगी थी, यानी कि हम नवंबर में आ गए हैं, 7 महीने हो चुके हैं लगभग। शादी वादी के रिश्ते आने लगे होंगे सरकारी नौकरी लगते ही। हाँ वो तो आते हैं। अभी शादी का इरादा है, अभी और नौकरियां बदलनी पहले? अभी शादी नहीं करनी है। अब घर वाले तो बोलेंगे ना सरकारी नौकरी लग गई। तो अभी जैसे दीदी की भी शादी बाकी है ना, तो पहले उनका हो जाएगा, उसके बाद मैंने अभी शादी का डिसाइड नहीं किया। अच्छा, और क्या क्या आपकी एक विश लिस्ट होती है ना कि भाई ये सारे काम करने हैं, ऐसा आपका कुछ है कि नौकरी लग जाएगी, थोड़ा सेटल हो जाएगी तो ये चीज़ें करनी है, ऐसी कोई लिस्ट विस्ट बनाई है? नहीं, अभी तो उसके बारे में सोचा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आप अगर 2 रास्तों पे ये रखोगे कि मुझे जो है वो आगे भी तैयारी करनी है, उसके बाद ये भी काम करना है, तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। गोल हमेशा सिंगल ही रखो अभी फिलहाल के लिए कि हाँ ये करना है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर बात का देखना। घूमना फिरना पसंद है? हाँ, घूम लेता हूँ मैं। घूम लेते हो? हाँ। तो अब तो थोड़ा फ्री होकर घूम सकते हो, अब तो मतलब तैयारी व्यारी सही चल रही है, नौकरी लगी हुई है, पिक्चर विक्चर देखते हो? बहुत कम। मनोरंजन के लिए क्या करते हो आप? मन बहलाने के मनोरंजन के लिए, या फिर पढ़ाई से कभी बोर हो गए तो उस सब के लिए क्या करते हो? तो वो फ्रेंड्स से बात कर लिया, क्योंकि देखो मुझे फिल्म देखना पसंद है नहीं, ज़्यादा घूमना फिरना मतलब घूम लेता हूँ लेकिन ज़्यादा घूमना फिरना भी पसंद नहीं है। सोशल मीडिया पे टाइम तो बिल्कुल वो पसंद नहीं है। तो मैं फ्री टाइम में फ्रेंड से बात कर लेता हूँ, फैमिली से बात कर लेता हूँ, और फिर कभी बचा टाइम तो फिर गेम वेम खेल लेता हूँ। अच्छा, सरकारी नौकरी लगने के बाद जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आपने देखा वो क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप
ये मेंटली फ्री हो जाते हो। सबसे पहले कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, सबसे बड़ी किसी भी आदमी की यही प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहले कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट से निकले। जब आप एम्प्लॉय हो जाते हो तो फिर आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आपको समाज में इज्जत मिलती है, घर में भी इज्जत मिलती है, या फिर आपके पास बहुत आप अपने मन के डिसीजन ले सकते हो। जब अगर आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, बेरोजगार रहोगे ना, आप घर वाले को बढ़िया चीज़ भी बोलोगे तो कुछ नहीं सुनेंगे। हाँ। लेकिन अगर आप ये हो जाते हो, आप अपना काम करते हो, आप जो है वो घर पे अर्न करके पैसे भेज रहे हो, तो वो आपकी बात सुनेंगे भी। तो यही फर्क हो जाता है। हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ और है कि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट है, मेहनत करते हैं, लेकिन वो चूक जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगती है कि एस्पिरेंट गलत करते हैं या गलती कर देते हैं जिससे वो रह जाते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो गलतियां करते हैं ना, उसको ढंग से, मतलब एक ही गलती को वो बार बार दोहराते हैं या मानने को तैयार नहीं होते। मानने को तैयार नहीं है। और बहुत सारे तो ऐसे है ना कि जो तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद उनके मन में ये भी रहेगा कि आज पढ़ाई करी या नहीं करी, उनके मन में ये नहीं है, लेकिन शाम का खाना खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट में यही होता है ना कि सबसे पहले मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा, उसके बाद ही कोई काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं ना कि जब तक उन्होंने दिन में जो टारगेट पूरा रखा है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक वो खाना बनाते नहीं है। तो आज वो पनिशमेंट के रूप में है कि आज भूखे रह जाएंगे। ये इस चीज़ से मुझे याद आई, मैं एक लिटरेचर फेस्ट में गया था। एक बहुत जाने माने अभिनेता हैं, उन्होंने एक रिपोर्टर को बात बोली थी कि अगर आपको सक्सेसफुल होना ना तो आपको 2-3 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। खाना खाना छोड़ दो, ठीक है, ये सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये सब भूल जाओ। सर्दी जुकाम बुखार सर दर्द चला जाएगा, भूख चली जाएगी, लेकिन सक्सेस वेट नहीं करेगी। तो ये आपने सही बात कही कि भाई जो आपका पहला टारगेट है उस पर फोकस करो। खाना आप 1 घंटे बाद भी खा सकते हो, सक्सेस वेट नहीं करेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी ना कि लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, हमारे पास ये नहीं था। भाई आप देखिए कि आर्यन जी ने घर से बाहर निकले, ठीक है, इस 10 बाई 10 का कमरा होगा, इसमें रह के तैयारी करी और 1 नहीं 2 नहीं 5 एग्ज़ाम निकाले हैं और अब स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले। तो भाई मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज के दौर में अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसके बाद अगर आप ये बोल रहे हैं आपका साधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ बहाना कर रहे हैं। साधन आपकी जेब में है, उसमें इंस्टाग्राम भी है, उसमें आपके पास तैयारी करने के लिए, मॉक लगाने के लिए ऐप भी हैं। तो वो आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। और आर्यन जी, मैं सच बोल रहा हूँ, एक उदाहरण है कि आप अपनी मेहनत लगन से सफलता हासिल कर सकते हैं अगर आपके अंदर मेहनत करने की लगन है और आप मेहनत करना चाहते हैं। तो आर्यन जी सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको बहुत बधाई। एसएससी सीपीओ का, सीजीएल का, सीजीएल का, एमटीएस का, एक एग्जाम कौन सा मैं छोड़ रहा हूँ, आरपीएफ का, आरपीएफ, 5 एग्जाम निकालने का और आने वाले बहुत सारे एग्जाम जो आप निकालने वाले हैं उनके लिए अभी से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और हम आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं, वो भी हम आपको देंगे। तो आर्यन जी, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है टेक्स्ट बुक की तरफ से आपकी सक्सेस पर। थैंक यू। अगर आप भी हमारी इस भारत का पास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी की कहानी को देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।